अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। स्केलर्स और वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 कर रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हमने कंटिन्यू करना है। ये हमने पिछली दफ़ा ज्योग्राफिकल जो हमारा एक डायरेक्शनल किस्म का एक रेफरेंस एक्सिस होता है उसमें हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया था, जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस के लिहाज से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम करने जा रहे हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पहले पढ़ते रहे हैं, हम ये नाम सुनते रहे हैं, लेकिन आमतौर पे हम इसके मतलब की तरफ मुतवज्जो नहीं होते हैं। तो पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझें। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ऐसे लाइन होती है और एक ऐसे लाइन होती है। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट होता है O, यहाँ लिखा जाता है X, यहाँ लिखा जाता है X डैश, यहाँ लिखा जाता है Y और यहाँ लिखा जाता है Y डैश। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप किसी ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट कर सकें, उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? आप देखें कि मैट्रिक में जो हमने आपको ग्राफ करना सिखाया था उसमें अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस टाइप का एक ग्राफ आपके सामने ग्राफ पेपर होता है। अगर मैं बना सकता तो मैं ये पूरी लाइनें ड्रॉ करता, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6, और इन्हें भी अगर मैं ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ये एक रफ सा ग्राफ आपके सामने ग्राफ पेपर बन गया है। अच्छा, अब इस सिस्टम में अगर मेरे पास कोई पॉइंट हो P X Y इक्वल टू P 3 एंड 4, ये एक पॉइंट है। इसमें दो किस्म की वैल्यूज़ हैं। आप अगर गौर करें तो ये मैंने लिखा P X Y, इसमें ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करता है X वैल्यू को, और ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट करता है Y वैल्यू को। अच्छा, अब अगर मैं इस पेयर को जिसमें दो वैल्यूज़ हैं इनको प्लॉट करना चाहूँ इस सिस्टम में, ये जो आपके सामने बना हुआ है जिसमें X और Y एक्सिस बने हुए हैं, दोनों 90 डिग्री पर हैं एक दूसरे के, अगर मैं इसमें इस पॉइंट को प्लॉट करना चाहूँ तो कहाँ प्लॉट करूँगा? देखें, यहाँ मैं लिखता हूँ X एक्सिस पर 1 2 3 4 5 और Y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट P को प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? हमने ग्राफ आपको सिखा रखा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। P पॉइंट पहले x वैल्यू आप ड्रॉ करेंगे, x वैल्यू प्लॉट करेंगे। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, P की वैल्यू 3, ये यहाँ तक आ गया। आप 4 प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे? यहीं से ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P की खासियत ये है कि ये x एक्सिस पर 3 यूनिट्स आगे है और 4 यूनिट्स ऊपर है। ये पॉइंट P हो गया। अच्छा, अब P में वैल्यूज़ कितनी हैं? तो एक ऐसा वैल्यूज़ पर मुश्तमिल पेयर जिसमें एटलीस्ट दो वैल्यूज़ हों उन्हें ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की खासियत ये है कि इसे आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस मौजूद हो उसमें आप इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा पेयर होता है जिसे आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि ये P, इसमें ये जो 3 है वैल्यू, इसे ये क्या चीज़ है? तो ये जो x की वैल्यू होती है जिसे आप x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ये पहले लिखी जाती है, इसको कहते हैं एब्सीसा। तो 3 इज़ बेसिकली एब्सीसा। ये आपको यकीनन मैथ्स के टीचर ने पहले से बता दिया होगा। तो और ये जो दूसरी वैल्यू है जो y एक्सिस पे ड्रॉ की जाती है, प्लॉट की जाती है, यानी कि 4, ये y वैल्यू है, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो एक ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा पेयर होता है जिसमें दो किस्म की वैल्यू होती हैं, एक रिप्रेजेंट करती है एब्सीसा को और दूसरी रिप्रेजेंट करती है ऑर्डिनेट को। इन दोनों वैल्यूज़ को जिस सिस्टम में प्लॉट किया जाता है, जिस सिस्टम में इसे ड्रॉ करते हैं, उससे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने एक पॉइंट P प्लॉट कर दिया है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये जो पॉइंट P आपने प्लॉट किया है ये कितना दूर है? एक दफ़ा अपने आप से खुद पूछें, P पॉइंट कितना दूर है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके जहन में? किससे? ठीक है, तो जब आपसे ये सवाल किया जाता है कि कोई चीज़ कितनी दूर है तो सबसे पहले आप
पूछते हैं कि किस से। अच्छा, ऐसे मैं इसको उलट दूं, मैं कहूं कि भाई ये पॉइंट कितना करीब है, तो भी आप मुझसे ये पूछेंगे कि किस चीज़ से कितना करीब है। अब इस बोर्ड पे कई चीज़ें लिखी हुई हैं, एक हेडिंग डली हुई है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की हेडिंग डली है, एक चैप्टर 2 की हेडिंग डली है, लेक्चर 2 की हेडिंग डली है, एक तरफ एब्सिसा लिखा है, एक तरफ ऑर्डिनेट लिखा है, एक तरफ ओरिजिन लिखा है, एक तरफ एक्स एक्सिस लिखा है, एक तरफ वाई एक्सिस लिखा है। अब जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि पॉइंट पी कितना दूर है, तो आप ये सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, वाई डैश से कितना दूर है, एक्स डैश से कितना दूर है, या इस हेडिंग से कितना दूर है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जब पूछा जाता है कि कितना दूर है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि पॉइंट पी ओरिजिन से कितना दूर है। ये रेफरेंस एक्सिस का मतलब होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें हेल्प आउट करता है बहुत सारी चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करने की। तो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने बना हो और कोई शख्स कहे कि पी कितना करीब है, तो इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिन से कितना करीब है। और अगर कोई शख्स आपसे कहे कि पी कितना दूर है, तो इसका भी यही मतलब होगा कि ओरिजिन से कितना दूर है, क्योंकि हर चीज़ को हम मेजर करते हैं ओरिजिन से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। तो अब मैं जब आपसे कहता हूँ कि पी कितना दूर है, तो आप कहेंगे इतना दूर है, ये इतना दूर। अच्छा, अब मैं कहूँ भाई मेजर करके बताओ कि कितना दूर है, तो आप स्केल लेंगे, स्केल का ज़ीरो रखेंगे इधर और यहाँ तक नाप लेंगे इसे और देख लेंगे सेंटीमीटर्स में ये कितना दूर है, और आप मुझे आंसर कर देंगे भाई ये इतना दूर है। अच्छा, अब मैं ये जो लाइन मैंने बनाई है ओ से लेके पी तक, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या जाहिर कर रही है? ये जाहिर कर रही है इस पॉइंट पी की पोजीशन, कि ये पॉइंट पी ओरिजिन से कितना दूर है। इसलिए इस लाइन को जो ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट तक ड्रॉ की जाती है, इसे फिज़िक्स की ज़बान में कहते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट पी की पोजीशन को जाहिर करती है कि ओ के लिहाज से पॉइंट पी कितना दूर है या कितना करीब है। अच्छा, अब ये जो ओ से लेके पी तक की लाइन है, इसका मैं नाम रख देता हूँ। तो अब आप क्या कहेंगे? ए वेक्टर, इसके ऊपर मैंने एक निशान लगा दिया है, वो एरो हेडेड लाइन है और एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को। तो इसे क्या पढ़ेंगे आप? इसे आप पढ़ेंगे वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है? ये एक पोजीशन वेक्टर है जो कि पॉइंट पी की पोजीशन को जाहिर कर रहा है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन, वेक्टर ए आया कैसे है? इक्वल, वेक्टर ए आया कैसे? वेक्टर ए बना कैसे? तो मैं ये कहूँगा कि पहले मैं 1 2 3 यूनिट्स गया एक्स एक्सेस पर, ये फिर क्या हुआ? फिर मैं 4 यूनिट्स गया 1 2 3 4 यूनिट्स गया वाई एक्सेस पर, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को, इस पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख रहा हूँ, 3x + 4y। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस पर, ऐड किया है इसमें 4 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो हम इस जगह पर पहुंच गए। ये जो वेक्टर ए है, और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर ए है जो कि पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसकी इक्वेशन है 3x + 4y। और कैसे? कि एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट्स जाएंगे और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट जाएंगे, तो फिर हमें ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन बनाने का तरीका ये होता है कि उसके जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो एक्स और वाई के साथ ऐड करके लिख दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो नई वाली फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, इसमें ये एक्स एक्सिस जो है इसको कहते हैं आई डायरेक्शन। आई डायरेक्शन, ये मैंने आई बनाया, इसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया, इसे पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, और बाद में हम इस यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा और स्टडी कर लेंगे। अब मैं ज़ाहिर है कि कहीं से तो मुझे स्टार्ट लेना है, तो मैं आसान आसान लफ्ज़ों में ये बयान करता जाऊँ ताकि एक पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों को क्लियर हो जाए। तो एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? आई एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? ये देखें, अगर नज़र आ रहा है कैमरे में आपको, ये जे, और इसके ऊपर मैंने ये कैप लगा दी। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। वाई एक्सिस को कहते हैं जे एक्सिस। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसमें आई को रिप्लेस कर, एक्स को रिप्लेस कर दें आई से और वाई को रिप्लेस कर दें जे से। ये आ गई पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन। तो बेसिकली हमने एक ऑर्डर्ड पेयर को वेक्टर फॉर्म में
कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ तक बात आपको समझ में आती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गई है ये। अच्छा, ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब आपसे मैं ये पूछूं कि ये जो ए वेक्टर आपने बनाया है इसकी लेंथ कितनी है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था, लेंथ मालूम करने का एक तरीका तो ये है कि आप स्केल रखें यहाँ पे ओरिजिन पे, और इस जगह से लेकर और इस जगह तक आप मेजर कर लें कि ये लाइन की लेंथ कितनी है। या तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, जब आप मेजर कर लेंगे तो आपको लेंथ पता चल जाएगी। एक तरीका इसका ये है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा हुआ क्या था, पहले आप इस डायरेक्शन में आए थे, फिर आपने क्या किया, फिर आप इस डायरेक्शन में चले गए। तो आप इस जगह पर पहुंच गए पॉइंट P तक और आपको ये वाला वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब अगर आप गौर करें ट्रायंगल पर, ये एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, और ये बड़ा जाना पहचाना ट्रायंगल है। आपने मैथमेटिक्स में इस ट्रायंगल का एक ख़ास नाम दे रखा है और इस ट्रायंगल को आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में O से लेके यहाँ तक ये 3 यूनिट्स लेंथ है और यहाँ से लेके P तक ये 4 यूनिट्स की लेंथ है। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ तक ये 3 यूनिट्स हैं और यहाँ तक ये 4 यूनिट्स हैं। अब अगर मुझे A वेक्टर की लेंथ मालूम करनी है, A जो कि पोजीशन वेक्टर है P का और इसकी वैल्यू है 3i + 4j, तो इसका ट्रायंगल के लिहाज से अगर मैं तरीका पूछूं कि वेक्टर A की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, फिज़िक्स में लेंथ या मैग्नीट्यूड के लिए ये वाली साइन लगाते हैं साथ, मैग्नीट्यूड। इसकी लेंथ यानी वेक्टर A की लेंथ कितनी होगी ये मालूम करनी है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में तरीका क्या होता है, अगर आपसे हाइपोटेन्यूज, आप ट्रायंगल के लिहाज से ये देखें ना, ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 के सामने ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। यानी बेसिकली ये जो A वेक्टर यानी पोजीशन है, ये पोजीशन वेक्टर 3i + 4j है, ये बेसिकली इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम करने का तरीका ये होता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यानी पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ 4 है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। और अगर मैं इस स्क्वायर को ख़त्म करूँ तो इस साइड पे मुझे रूट लगाना पड़ेगा। ये मैं लिखूँगा 4 + 3। अच्छा, और इन्हें ऐड कर दूंगा तो मेरे इन पर इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। यानी अगर मुझे किसी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की लेंथ मालूम करनी हो तो तरीका ये होता है कि आप लिखेंगे मॉड, उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ रूट, उसके बाद बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंदर कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो आपको A की लेंथ पता चल जाएगी। A की लंबाई यहाँ कितनी है, अच्छा ये देखें, एक्स एक्सिस बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4, ये वाला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ A कितनी आ जाएगी, 9 + 16 यानी कि 25 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो निकल आएगा 5। अब क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 3 किलोमीटर में था या सेंटीमीटर में था या कुछ और था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा, आगे लिख दूँगा 5 यूनिट्स। ये हो गई लेंथ। तो अब आप देखें कि जब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसके ऑर्डर पेयर के ज़रिए, तो सबसे पहले उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। पोजीशन वेक्टर की लेंथ मालूम करने के लिए I के साथ जो वैल्यू होती है और J के साथ जो वैल्यू होती है उसे अंडर रूट में रख के स्क्वायर करके ऐड करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास लेंथ ऑफ दी वेक्टर आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब मैं प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल सामने आपके करता हूँ। अच्छा, ये जो अब डिस्कस हुआ है इसे एक दफ़ा आपने, अच्छा उस एग्जांपल को तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे, मैं अब दूसरी कर रहा हूँ, ज़रा इसको हम देख लें, बाद में मैं आपको लिखने का काम भी बता दूंगा। मेरे पास एक वेक्टर B है। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर है B और इसकी इक्वेशन है
4i प्लस 3j। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, पहले वही तो आप बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम x डैश y और y डैश। अच्छा, 1 2 3 4, ये तो x एक्सिस की वैल्यू हो गई, 1 2 3 4। अच्छा, अब देखें इक्वेशन में i एक्सिस पे कितना आगे जाना है आपने, ये i एक्सिस कहते हैं इस वाले x एक्सिस को, ये मैंने i लिख दिया और यहाँ मैंने j लिख दिया। 4 यूनिट्स 1 2 3 4 ये आ गए यहाँ, और 3 यूनिट्स j एक्सिस पर 1 2 3, ये आ गया मेरा पॉइंट P। अच्छा, अब आपसे कहूँ कि पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, तो पोजीशन वेक्टर कहाँ से ड्रॉ होगा, आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है। ये आ गया पोजीशन वेक्टर, इसका नाम क्या है B, और इक्वेशन इसकी क्या बनेगी 1 2 3 4, ये जो लिखी हुई है 4i प्लस 1 2 3 3j, यानी i एक्सिस पे 4 यूनिट्स और j एक्सिस पर 3 यूनिट्स। अब आपसे क्वेश्चन है, बताओ कि इसका मॉड क्या होगा, यानी लेंथ ऑफ b कितनी होगी। तो लेंथ का तरीका क्या होता है कि पहले आप वो जो अभी किया था मॉड ऑफ b डालेंगे, इसके बाद आप ये रूट डालेंगे, रूट में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बेस है 1 2 3 4 यानी 4 और इसके ऊपर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 1 2 3 यानी 3 और इसके ऊपर स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, b 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, अब ये दोनों को ऐड करें, आएगा क्या आपके पास 16 प्लस 9 25 होता है, 25 को रूट से बाहर ले लें, ये आ जाएगा 5। क्योंकि कोई यूनिट नहीं लिखी तो यहाँ आप लिख देंगे यूनिट्स, 5 यूनिट्स। अच्छा, ये मार्कर थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन ये मुझे नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये अब आपको समझ में आया, ये पोजीशन वेक्टर को रीड करने का तरीका। फिज़िक्स में जो पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं i और j की फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है कि i x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 4 यूनिट्स x एक्सिस पर, प्लस j y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है यानी 3 यूनिट्स j एक्सिस पर, और एक तीसरा एक्सिस भी होता है उसको z एक्सिस कहते हैं। और फिज़िक्स में उसके लिए उस रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ होता है वो k यूज़ किया जाता है यानी i j k। तो करंटली मैंने 3D स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया है। अच्छा, अब ये अब आपके सामने है, तो मैं बस इसकी एक्सरसाइज लिख देता हूँ आपके सामने कि जो आपने होमवर्क के तौर पे करना है और मुझे सबमिट कर देना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में मैं कुछ पोजीशन वेक्टर्स आपके सामने लिख रहा हूँ, आपने उनके मॉड्स निकाल के मुझे सबमिट करने हैं। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ होमवर्क, वेक्टर A पहला तो यही 3i प्लस 4j। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ मॉड्स कैलकुलेट करने हैं यानी इनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो पहला क्वेश्चन है A, दूसरा क्वेश्चन है B 3i प्लस 5j, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि लेंथ कितनी होगी। तीसरा C 7i प्लस 2j, लेंथ बतानी है कि मॉड ऑफ C क्या होगा 4। D वेक्टर, और D वेक्टर के लिए 9i प्लस 2j। अच्छा, ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 के 4 क्वेश्चंस में आपने मॉड ऑफ दी, अच्छा ये मैं ये जो बल्ब आता है सामने उसको मैंने गायब किया। तो आपने अब ये अगर आपसे पढ़े जा रहे हैं, मैं एक दफ़ा पढ़ दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है A 3i प्लस 4j, B है सेकंड क्वेश्चन में है वेक्टर B, यूनिट पोजीशन वेक्टर है उसका 3i प्लस 5j। क्वेश्चन नंबर 3 में वेक्टर C है, पोजीशन वेक्टर है इसका 7i प्लस 2j, और फोर्थ क्वेश्चन में वेक्टर D है, इसका पोजीशन वेक्टर 9i प्लस 2j है। अच्छा, अपने तौर पे अगर आप ये कर सकें तो ग्राफ पेपर पर रफली आप ये सारे वेक्टर्स ड्रॉ करने की कोशिश भी करें। ग्राफ अगर आपके लिए इजी है तो कोई एक ग्राफ चलें, आप ये क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन
मुझे गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दीजिएगा, वरना सिर्फ इनकी कैलकुलेशन करनी है। आपने मॉड ऑफ ऑल 4 वेक्टर्स कैलकुलेट करना है। इसको मॉड ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, लेंथ ऑफ द वेक्टर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करके मुझे सबमिट कर देना है बस। ये इससे अब हम थोड़ा सा अपनी फ़िज़िक्स पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में स्टडी करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।